रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूं जातिवाद के शक्ति के बाप से। आज हिंदुस्तान का भविष्य बनने जा रहा है 4 जून को। आज जातिवादी शक्ति दिल्ली में बैठी है। हमको और आपको मिलकर जातिवादी शक्ति को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि जातिवादी शक्ति मनुवादी संविधान बदलने की बात करती है, एनआरसी लाने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। तो जब तक के ये महाराष्ट्र में हमारे नेता आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब है, इस देश में है, ये जातिवाद शक्ति की बात में भी दम नहीं है कि जो संविधान को खत्म करे, एनआरसी लाए और हिंदू राष्ट्र बनाए। आज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सबको माननीय आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब को सुनना है, लेकिन जो ये रूमर फैला रहे हैं, जो हवा फैला रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक मुसलमान के खिलाफ मुसलमान दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ प्रकाश अंबेडकर साहब का ये सिपाही आप लोगों के सामने बोलता है, पूरी ताकत के साथ। बाबा साहब मेरे पीछे खड़े हैं, दलित समाज मेरे पीछे खड़ा है। 2 से 2.5 लाख वोट बाबा साहब के शुरू होंगे और उनको 1 से 2.5 लाख तक आना पड़ेगा। मैं मुस्लिम भाइयों 25 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। हर मसले मसाइल में मैं आप लोगों के साथ आता हूँ। तो आप लोगों को आने वाली 4 तारीख को 13 तारीख को 4 नंबर के बटन को दबा के भारी अक्षर से, मुझे नहीं, बाला साहब को आपको ताकत देना है, बाला साहब के साथ सिपाही को ताकत देना है और लोकसभा में जाकर मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर ये अफसर खान बात करेंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बाला साहब पूरे डंके की चोट पे अफसर खान के पीछे खड़े हैं और डंके की चोट पे अफसर खान औरंगाबाद शहर से और जिले से चुन के आएंगे। डंके की चोट पे आप लोग मुझे साथ देंगे। और ये लोग बोलते हैं तो सुन लो, ये कितने लोगों को कहां गिराते हैं। अभी हैदराबाद की इलेक्शन हुई, 4 उम्मीदवार वहां मुसलमान थे, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस प्लेयर है उसके सामने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। शब्बीर अली डिप्टी सीएम, उनके खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया और 2 भाइयों के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया। चारों को गिराने का काम किसने किया? इन लोग ने किया। अरे बाला साहब तो चुना कर लाने के लिए अफसर खान को दिए हैं और अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को सिर्फ साथ देना है। और बाला साहब मेरे साथ है, दलित समाज मेरे साथ है और आप लोगों को साथ देकर मुझे चुना कर देना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बॉम्बे में आरिफ नसीम खान को 250 वोटों से गिरा दिया गया, बाबा सिद्दीकी को गिरा दिया गया, नवाब मलिक को गिरा दिया गया, फरहान आजमी को गिरा दिया गया। किसने गिराया? इन लोगों ने गिराया। और ये हम इनको वोट कर देंगे, हम उनको गिराने के लिए खड़े। अरे हम तो डंके की चोट पे चुन के आने के लिए खड़े। अगर तेरे को गिराना होता तो तू 4400 वोटों से आया, 2019 में मैं खड़े रह के तेरे को गिरा देता। लेकिन बाला साहब ने आज मुझ पर विश्वास किया और बाला साहब ने ऐलान किया नेशनल चैनल पे कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा दूसरी बार तो मुस्लिम उम्मीदवार अफसर खान ही जीतेगा। ये बाला साहब की बात है। आज आप लोगों के सामने जैसे 2 बार उन लोगों ने झोली फैलाया और आप लोगों ने उनकी झोली भर दिया, तो आने वाली 13 तारीख को आप लोगों को गैस के बटन पे दबाकर इतनी जोर से बटन दबाओ कि ये बच्चा लोकसभा में जाए और जातिवाद शक्ति को उखाड़ कर फेंके, ऐसा मैं कहता हूं। और वो झोली फैलाते, मैं भी आप लोगों के सामने झोली फैला रहा हूं। अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते मेरी भी झोली भर दो। एक बार भरेंगे तो बार बार भरते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। भाई लोग अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। प्रकाश अंबेडकर साहब को आपको सुनना है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो जय भीम मुस्लिम
पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश प्रकाश अंबेडकर साहब को साथ लेके चलो, साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय भीम। यानंतर प्रदेश उपाध्यक्ष 13 तारखेला जी निवडणुका होतात आहेत त्याच्यामध्ये मराठवाड्यातले असणारे 3 उमेदवार आहेत। औरंगाबादचे उमेदवार आहेत अफसर खान, जालना जिल्ह्याचे आहेत उमेदवार प्रभाकर बखलेजी आणि बीडचे असणारे उमेदवार आहेत अशोक हिंगे। या तिघांची ही निशाणी गॅस सिलेंडर आहे, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। मित्रो, या निवडणुकीमध्ये आपण असं पाहिलंय, उमेदवार काँग्रेस शिवसेनेचा असेल किंवा भारतीय जनता पक्ष शरद पवार, भारतीय जनता पक्ष अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या उमेदवार आपण बघितले तर एकाच समाजाचा आहे। औरंगाबाद मधला त्याचा असणारा फरक आहे, एवढीच असणारी परिस्थिती आहे। हे नुसते एका समाजाचे नाही तर हे नात्या गोत्याचे आहेत, हे आपण असं लक्षात घ्या। हे सगळे मराठा समाजाचे आहेत, पण तेही श्रीमंत मराठा समाजाचे। जरांगे पाटील यांनी उभा केलेला जो मराठा समाजातला वर्ग आहे त्याच्यामधला एकही उमेदवार दिलेला नाही। सत्ता ही मराठा समाजाच्या नावाने, पण प्रत्यक्षात ही असणारी सत्ता घराणेशाहीच्या हातामध्ये आहे, हे आपण लक्षात घ्या। ही घराणेशाहीच्या हातामध्ये आहे आणि म्हणून मराठवाड्याचा विकास झाला नाही आपण बोलतो की मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे। रेल्वेसाठी इथे लढा द्यावा लागला, मीटर गेज पासून ब्रॉड गेज करायला, पण ब्रॉड गेज झाली, पण ब्रॉड गेज सुद्धा सिंगल लाईन झाली, की डबल लाईन अजून झाली नाही, अशी असणारी परिस्थिती आहे। डबल लाईन कदाचित झाली असती तर मराठवाड्यामध्ये येण्या जाण्याचा वेळ जो आहे तो अर्धा कमी झाला असता, अशी परिस्थिती आहे। आणि वेळ वाचतो म्हटल्यानंतर उद्योग सुद्धा आले असते, अशी परिस्थिती आहे। मध्यंतरी आपण बघत असाल की औरंगाबाद हे विकसित होते असं वाटलं, वेगवेगळ्या कंपन्या यायला लागल्या, त्याच्यातल्या फक्त असणाऱ्या 4-5 कंपन्या टिकल्या, उरलेल्या कंपन्या भूर झाल्या, अशी परिस्थिती। आणि त्याचं कारण आहे की ज्या काही सोयी सवलती दिल्या पाहिजे महाराष्ट्र शासनाने दिल्या नाही। मराठवाडा आहे, मागासलेला भाग आहे, म्हणून मागासलेला भाग राहिला पाहिजे अशा दृष्टीने महाराष्ट्र शासन बघत आलं, अशी परिस्थिती आहे। माझं आव्हान आहे आपल्या सगळ्यांना की आपल्याला असणारं हे बदलायचं असेल तर इथलं सत्ता परिवर्तनातलं बदल झालं पाहिजे। आणि सत्ता परिवर्तनातलं बदल झाला तर मराठवाड्याचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण लक्षात घ्या। ज्या घराणेशाहीला आपण सत्ता देतोय, ज्या घराणेशाहीला आपण असं सत्ता देतोय, ते शरीराचा एक डावा हात आहे, एक उजवा हात आहे। तो शरीरातला डावा हात आहे, उजवा हात आहे,
सत्ता उजव्या हातात आली काय डाव्या हातात आली काय ती शरीराकडेच आली म्हणजे कुटुंबाकडे आली अशी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी नाचवण्यात येतात. इलेक्शनच्या वेळेस हे दोघं कोंबड्यांसारखे झुंजतात आणि आपल्याला असं वाटतं की यांची झुंज खरी झुंज आहे, पण यांची झुंज ही नौटंकीची झुंज असते. आपण लक्षात घ्या. देखावा असतो, फसवागिरी असते. इलेक्शनच्या दिवशी मतदान झालं की दुसऱ्या दिवशी दोघं एका हॉटेलमध्ये खाताना आपल्याला दिसतात. आणि मग आपण म्हणतो अरे बाबा आता तर भांडणच होते ना, आता कसं जमलं. त्यांचं भांडण कधीच नव्हतं. तुम्हाला फसवायचं होतं म्हणून भांडण होतं. काही प्रमाणात असणार आहे. तीच बाब या ठिकाणी होते हे आपण लक्षात घ्या. मी इथल्या मुस्लिम बांधवांना सांगणार आहे की मुस्लिम मतावरती तुम्ही असणारा सीट जिंकू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. चंद्रपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाची असणारी उमेदवार मिसेस धानोरकर यांनी स्टेटमेंट केलं. जिंकणारी बाई होती असं मी त्या ठिकाणी मानतो. तिने स्टेटमेंट असं केलं की जिल्हा परिषदेची सत्ता, आमदारकीची सत्ता आणि खासदारकीची सत्ता ही कुणबी समाजातच असली पाहिजे. तिने स्टेटमेंट काय केलं की जिल्हा परिषदेची सत्ता, नगरपालिकेची सत्ता, आमदारकीची सत्ता, खासदारकीची सत्ता ही कुणबी समाजातच राहिली पाहिजे. चंद्रपूर मधल्या मतदारांनी सांगितलं आता तुला आम्ही बघतो, आम्ही तुला बघतो. आणि आता चंद्रपूर मधल्या ही सीट तिसऱ्या क्रमांकावरती गेल्या असे मला लोक त्या ठिकाणी म्हणत होते की फक्त कुणब्यांना मतदान पाहिजे असेल तर कुणब्यांनीच मतदान करावं, आम्ही कुणब्यांच्या विरोधात मतदान करणार ही भूमिका त्या ठिकाणी झाली. एका समाजावरती इलेक्शन जिंकता येत नाही. तुम्हाला सर्व समावेशक व्हावं लागेल आणि सर्व समावेशक झाल्यानंतरच निवडणुका या ठिकाणी जिंकता येतील अशी परिस्थिती आहे. आज या औरंगाबाद मध्ये चर्चा आहे की वंचित बहुजन आघाडीने एक मुस्लिम उमेदवार दिला. जे बोलतात आहेत मी त्यांना असताना विचारतो की विधानसभेमध्ये याच MIM ने वंचितच्या पाठीत खंजीर खुपसला की नाही एवढं फक्त असणारे सांगा. मुस्लिम मतांवरती असणारा MIMचा उमेदवार जिंकून आला नाही. MIMचा उमेदवार जिंकून आला इथल्या OBCच्या मतावरती जिंकून आला हे एवढं लक्षात घ्या. मुस्लिम कार्यकर्ता मुसलमानाच्या विरोधात भूमिका घेत नाही. मुस्लिम समाज पाठीमागे राहिलाय त्याचं एकमेव कारण की त्याच्या समाजातला वाईट माणूस मुस्लिम कार्यकर्ता वाईट असला तरी त्याच्या विरोधात तो भूमिका घेत नाही आणि त्याला सांगत नाही की तू असताना चुकलेला आहे. किंवा ओएसी असेल किंवा इतर कोणी असतील, युती केल्यानंतर युतीचा धर्म हा निभावावा लागतो. तो निभावता येत नसेल तर युत्या करू नका. युत्या करता येत नसेल आणि धर्म निभावता येत नसेल तर युत्या करू नका. मुस्लिम बांधवांना माझं असं आव्हान आहे
की हिंदू समाजामधला जो सेक्युलर बिजास्त आहे त्यांनी आपल्या समाजाच्या विरोधात जाऊन सेक्युलर उमेदवार आणि सेक्युलर राजकारण या देशामध्ये उभारलं पाहिजे म्हणून त्यांनी असताना एका मुस्लिम माणसाला मतदान दिलं. त्याची कदर तुम्हाला आहे की नाही? आणि मुस्लिम बांधव हे जर कदर करणार नसतील तर येत्या काळामध्ये तुमच्या बरोबर कोण उभा राहणार नाही हे लक्षात घ्या. इथल्या मौलवींना सुद्धा इशारा देतोय की मानवतेच्या नात्याने आम्ही तुमच्या बरोबर उभे राहू, पण तुम्ही सुद्धा मानवतेच्या नात्याने माणुसकी बरोबर आणि सेक्युलर बरोबर उभा राहायला त्या ठिकाणी शिकला पाहिजे. फक्त माझ्या धर्माचा आहे आणि म्हणून सर्व गुन्हे माफ अशी असणारी भूमिका घेणार असाल तर जे बीजेपीचं राजकारण आहे, मुसलमानांना वेगळं पाडण्याचं जे राजकारण आहे ते यशस्वी इथला मौलवी आणि इथला मुस्लिम समाज करतोय हे आपण सारा लक्षात घ्या. बीजेपीच्या राजकारणाला यशस्वी कोण करणार असेल तर इथला असणारा मौलवी करणार आहे आणि इथला असणारा मुस्लिम बांधव करणार आहे हे आपण लक्षात. इथल्या हिंदू समाजामधल्या सेक्युलर विचाराचा जो आहे, हिंदू समाजातला जो सेक्युलर विचाराचा आहे त्यांनी असं सांगितलं की मी धर्म बघणार नाही, मी धर्म बघणार नाही, त्या माणसाचं कर्तृत्व बघणार आणि त्याला मतदान त्या ठिकाणी. त्यांनी मागच्या वेळेस दिलं, ते मागच्या वेळेस दिलं. जी मुसलमानाची भावना की आम्हाला इथे असताना हिंदू मतदान देत नाही आणि जिंकत नाही ती सगळी पार मोडीत काढली अशी परिस्थिती, ती पूर्ण मोडीत काढली आणि या देशातला सेक्युलर हा मुसलमानाला सुद्धा जिंकू शकतो हा इतिहास त्यांनी निर्माण केला. हा इतिहास निर्माण केला. हा इतिहास तुम्हाला कायम करायचा आहे की नाही हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग. हा जो इतिहास निर्माण झालेला आहे तो इतिहास तुम्हाला कायम ठेवायचा आहे की नाही हा त्याच्यातला सारा महत्वाचा भाग. कालच मोदीचं वाक्य की बाळासाहेब ठाकरेंचे असणारे माझ्यावरती उपकार आहेत आणि म्हणून उद्धव ठाकरे अडचणीत आले तर मी त्याच्या पाठीशी उभा आहे आणि पाहिजे ती मदत मी त्या ठिकाणी करणार आहे. हे उद्याच्या येणाऱ्या राजकारणाची नांदी आहे हे आपण लक्षात घ्या. ही उद्याच्या राजकारणाची नांदी आहे. वाटाघाटी ज्यावेळेस चालल्या होत्या त्यावेळेस आम्ही पहिल्यांदा म्हणालो होतो की आपण सेक्युलर मतावरती जिंकून येणार आहोत आणि म्हणून सेक्युलर मतदाराला हे आश्वासित करू की 5 वर्ष आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर समझोता करणार. हे आश्वासन आपण देऊ. हे आश्वासन द्यायला राष्ट्रवादी तयार नव्हते आणि हे आश्वासन द्यायला शिवसेना ही तयार नव्हती. शिवसेना ही तयार नव्हती. मी आता असणारा काही मुस्लिमांचं बघतोय नाही आपण सेक्युलर पार्टियों को वोट देना चाहिए. अरे कोण सेक्युलर? कोण सेक्युलर? 25 वर्ष
शिवसेनेचा उमेदवार हा भारतीय जनता पक्षाबरोबर होता. भारतीय जनता पक्षाबरोबर होता. तिथं जमलं नाही की मुद्दामून फाटून घेतलं की आपल्याला 48 जागा जिंकायच्या आहेत आणि म्हणून फारकत घेऊन इथे असताना युती घेतली. आम्हाला शंका होती म्हणून आम्ही म्हणालो की बाबा सेक्युलर मतदाराला आश्वासन देऊ की 5 वर्ष आम्ही त्या ठिकाणी जाणार नाही, बीजेपी बरोबर जाणार नाही. आश्वासन दिलं नाही आणि इलेक्शनच्या दरम्यानच आपल्याला दिसतंय की मोदी हे सांगत चुकलेले आहेत की काळजी करू नका, उद्धव ठाकरे आणि त्यांची सेना आपल्याकडे आल्याशिवाय राहणार नाही, आल्याशिवाय राहणार नाही. हे संकेत आहेत, ही दिशा आहे. आणि मग मी इथल्या मुसलमानांना विचारतो किस जबान से आप ये कह रहे हो? कि शिवसेना जो है ये सेक्युलर हो गई, सेक्युलर मिजाज का दिमाग हो गया. कांग्रेस ने एक वॉशिंग मशीन का एडवर्टाइजमेंट किया और कहा है कि मोदी जी वॉशिंग पाउडर डाल के उनको धुलाते हैं और उनका दाग जो है, दामन का दाग जो है वो निकल जाता है. मैं इन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने ऐसी कौन सी मशीन निकाली है? कांग्रेस ने ऐसी कौन सी मशीन निकाली है कि जिसमें उसको अंदर डालो और धार्मिक आदमी जो है वो सेक्युलर बन जाता, पूरी विचारधारा उसकी बदल जाती. मुखौटा तो हर वक्त कोई बदलता रहता है, लेकिन मुखौटे के पीछे जो असली तस्वीर है वही सामने लेने की चाहिए. ये मुखौटा जो है ये दिखावा. अगर मुस्लिम समाज यहाँ पे चूक गए, अगर मुस्लिम समाज यहाँ पे चूक गया तो मान लो दोबारा ये मौका आपको मिलेगा. ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की जो अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारामन, उनके जो पति है वर्कला प्रभाकरन, उनकी 10 या 12 दिन पहले वीडियो पे मुलाकात है और उस वीडियो के मुलाकात में उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा मोदी चुन के आते हैं तो संविधान के बचेगा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को आगाह किया है, ईसाइयों को उन्होंने आगाह किया है और ये कहा है कि अगर बीजेपी और मोदी दोबारा सत्ता पर आते हैं तो मुख्यमंत्री के वक्त में जो गोधरा में हुआ, मुख्यमंत्री के वक्त जो गोधरा में हुआ और प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो मणिपुर में हुआ कत्लेआम जो हुई, वही सिलसिला वो कह रहा है कि भारत के गली गली में होगा, भारत के गली गली में होगा. ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है. जिसके बीवी के हाथ में इस देश की पूरी तिजोरी है और उसके सही के बिना, सिग्नेचर के बिना या कुछ हिलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति आपको आगाह करना. इसलिए इस बात को नजरअंदाज मत करो, इस बात को आप नजरअंदाज मत करना. कुछ लोग मुझे कहते हैं इतिहास का दोहराना है कि हम तो लड़ने वाली कौन है.
मैं उनसे ये पूछता फिर गोधरा पे क्यों नहीं लड़े भैया? बदले की भावना कहते फिर गोधरा में क्यों नहीं बदला दिया? ये जो इतिहास जो है वो सबक सिखाता है कि वह हम लोग लड़ना चाहिए। ये नहीं कि उसकी दुआ देके हम लोग ये करें। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो अपने आप को बचाएंगे नहीं, और लड़ना है तो या इस बार वोट के माध्यम से लड़ना है, और यही देखना है कि हम लोग दोबारा इतिहास इस औरंगाबाद में दोबारा। जैसे मैं पहले वक्ता ने यहां पर कहा कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जो मतदार है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जो मतदार है, वो मतदार आज भी अफसर के साथ में, आज भी अफसर के साथ में। और मैं मुसलमानों से पूछता हूं, आप हारने वाले के साथ जुड़ोगे या जीतने वालों के साथ जुड़ोगे? गलतियां तो मुसलमान करते आ रहा है। औरंगजेब के मजहब पर वंचित बहुजन आघाड़ी है। मोहम्मद पैगंबर का दिल जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। हिजाब के खिलाफ यही सम्मेलन होने वाला था और उस लड़की का सत्कार होने वाला था। कौन कह रहा था? यार वंचित बहुजन आघाड़ी। अब मैं नहीं समझता कि आपके रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ है कि जिससे आपके समाज को एक उम्मीदवारी में, महाराष्ट्र में एक भी उम्मीदवारी नहीं, राजस्थान में एक उम्मीदवारी नहीं, मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवारी नहीं, और मुसलमान आज ये कह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जो गलती आप लोग ने पिछली बार की, मुस्लिम समाज ने तो पिछले बार जो गलती की और उसकी वजह से बीजेपी आई है, आज उसी वजह से बीजेपी आई है। इस बार भी अगर मुस्लिम समाज गलती करेगा, इस बार भी अगर मुस्लिम समाज गलती करेगा तो बीजेपी आने का दोष जो है वो मुसलमानों पर ही आता है। मुसलमान क्या चाहता है कि बीजेपी की सरकार ना आए, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ना बने। वंचित बहुजन आघाड़ी में वही एजेंडा लेके चली। फिर आपको जुड़ने से कतराते क्यों? आप जोड़ने से कतराते क्यों? आपका मजहब तो ये सिखाता है कि जिस पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको साथ दो, उसके साथ रहो तो अल्लाह आपको दुआ दे। यहां मालियों को टिकट नहीं है, धनगरों को टिकट नहीं है, और किसी समाज को नहीं दिया। और अत्याचार जो होता है वो जिनको टिकट दिया हुआ है कांग्रेस वालों ने, वही तो अत्याचार मुसलमानों पे कर रहा है। इस बात को आप भूल गए। एक नया रास्ता, दोस्ती का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, विश्वास का रास्ता, सेकुलर का रास्ता वंचित बहुजन आघाड़ी आपके सामने रखा। वंचित बहुजन आघाड़ी आपके सामने रखा। आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो एजेंडा है वो मुस्लिम लीग का एजेंडा है,
और उसके आगे जाके ये कह रहे हैं कि देश का बंटवारा। कभी आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे ने इसके खिलाफ का बयान दिया, ये आपने सुना है? जिनकी हिम्मत नहीं है अपनी इज्जत बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की हिम्मत नहीं है, वो आप लोगों की क्या हिफाजत करें? आपकी अगर हिफाजत करना है तो आपको ही हिफाजत करना जरूरी है। और इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि हम लोग की कोशिश है कि मुस्लिम समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, और इसलिए इस इलेक्शन में 5 जगह जो है वो मुसलमान कैंडिडेट हम लोग ने उतारे। अफसर खान उसमें से एक है। वक्त हो चुका है, वक्त हो चुका है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि ये तीनों उम्मीदवारों की जो निशानी है ये गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर का सामने का बटन दबाकर इनको भारी मतों से जिताइए। इन्हीं लफ्जों के साथ रजा लेता हूं। खुदा हाफिज। त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश जुगर या ठिकाणी आभार मानते।